जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि में। तो भाई आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं भाई गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा कहां से निकलती है, कहां से गंगा का उद्गम होता है और कैसे गंगा बनती है। ठीक है, तो आपने केवल एक नाम सुना होगा, गंगा नदी। लेकिन गंगा नदी कोई एक नदी नहीं है, बहुत सारी नदियों को मिलाकर गंगा नदी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिन्हें आपका क्या कहा जाता है, पंच प्रयाग कहा जाता है। और पंच प्रयाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सभी पंच प्रयागों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस प्रयाग पर आकर मिलती है और कहां से गंगा नदी बनती है। ठीक है भाई, तो इस सारी चीजों को समझने से पहले हमें समझना होगा भाई ये पंच प्रयाग क्या होता है। ठीक है, देखिए सभी को पता है गंगा नदी कहां से निकलती है भाई, तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गंगोत्री ग्लेशियर, आपको इतना पता होगा गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे नदियां मिलकर क्या बनाती हैं भाई, पंच प्रयाग बनाती हैं और पंच प्रयाग से निर्माण होता है आपका गंगा नदी का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पांचों प्रयाग देखने मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे सामने ये जो शब्द आता है ना प्रयाग, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं ये प्रयाग क्या होता है। ठीक है, प्रयाग का मतलब होता है जब कोई नदी, ठीक है, एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई और ये दोनों नदी जिस स्थान पर मिलेंगी उसे ही आपका क्या कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा प्रयागराज, प्रयागराज में आपकी गंगा से कौन मिलती है, यमुना मिलती है, तो उसे ही आपका क्या कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक नदी जिस स्थान पर मिलती हैं उसे आपका प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, आसान भाषा में आपको ध्यान रखना है और यहीं पर आपको पंच प्रयाग में समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो गंगा की मुख्य धारा है वो कहां से निकलती है भाई, वो निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर से आप देखोगे तो भाई कौन सी धारा निकलती है, तो यहां से ये धारा निकलती है जिसे आपका भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे आपका भागीरथी कहा जाता है। और यहां से यहां पर आपको ये जो आपका ग्लेशियर है ये देखने मिलेगा, इसे कहा जाता है भाई सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपथ ग्लेशियर। और यहां से एक धारा निकलती है जिसे कहा जाता है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलेंगी, और मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पर दो नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग बोला जाता है। तो अलकनंदा, यहां से अलकनंदा आई भाई, यहां से आपकी भागीरथी आई और ये जिस स्थान पर मिलेंगी उसे कहा जाता है देव प्रयाग। क्या कहा जाता है, देव प्रयाग कहा जाता है। और इसी देव प्रयाग से इस नदी का नाम आगे क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन देव प्रयाग से पीछे बहुत सारी नदियां आकर पंच प्रयागों का निर्माण करती हैं, वहां पर इसे गंगा नहीं कहा जाता। आपसे कोई पूछे कि गंगा को गंगा नदी किस प्रयाग से कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है पंच प्रयाग से कहा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रयाग हो गया हमारा देव प्रयाग, जो सबसे बड़ा प्रयाग है। लेकिन और भी हमारे प्रयाग हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, जैसे यहां से देखिए ये आपका केदारनाथ है, और केदारनाथ तो आपने सुना ही होगा। यहां से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जब भाई अलकनंदा से मिलती है तो ये रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है, इसी तरीके से यहां से धौली गंगा निकलती है और धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण करेगी। यहां से तुम्हारी नंदाकिनी निकलेगी तो ये नंद प्रयाग का निर्माण करेगी। यहां से आपकी पिंडर नदी निकलती है तो ये आपके कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। इस तरीके से मिलाकर हमारे पंच प्रयागों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। और ये सभी पंच प्रयाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्त, तो गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे ये पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी नदी के मिलन पर कौन सा प्रयाग बनता है। तो यहां पर आप देखोगे तो देव प्रयाग की बात करें भाई, तो देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बनता है। दूसरी चीज, विष्णु प्रयाग आपका अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन पर बनता है भाई। नंद प्रयाग आपका अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं जब बनता है। कर्ण प्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं जब बनता है। और रुद्र प्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं तो इसका निर्माण होता है। तो ये तो हो गया हमारा पंच प्रयाग। और यहाँ पर हमें पता चल गया कि देव प्रयाग से ये नदी जब आगे बहेगी तो इसे गंगा कहा जाएगा। ठीक है, तो पंच प्रयाग को समझ लिया। अब देव प्रयाग से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं गंगा नदी कहां से होकर बहती है। चलो
आ जाओ भाई। देखो ये पंच प्रयाग मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा छोटा छोटा आपको पंच प्रयाग दिखाई देगा, और पंच प्रयाग में ये था आपका देव प्रयाग, और देव प्रयाग से आगे जो नदी ये बह रही थी इसे कहा जाता है गंगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। ये जो आगे नदी यहाँ से बहेगी ये इस तरीके से, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। यहाँ से आगे जो गंगा नदी बहेगी वो उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये यहाँ से कहाँ पर चली जाती है, तो ये आपकी बिहार में चली जाती है। उसके बाद बिहार में बहते हुए, झारखंड में बहते हुए, और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये गंगा नदी जब आएगी तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक बैराज है जिसे फरक्का बैराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फरक्का बैराज कहा जाता है। और फरक्का बैराज से ये गंगा नदी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक नदी को कहा जाता है हुगली, और दूसरी को कहा जाता है पद्मा नदी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फरक्का बैराज से गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक भारत में आती है उसे तो हुगली कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, वहीं दूसरी नदी जिसे पद्मा कहा जाता है ये चली जाती है आपकी बांग्लादेश में। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये बहुत सारी गंगा की सहायक नदी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जितनी भी चीजें हमने अभी तक गंगा नदी के बारे में समझी हैं उनको एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं भाई। ठीक है, चल आ जाओ। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये हमारा गंगा नदी तंत्र है, और गंगा नदी के तंत्र के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई, कि यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे बड़ा नदी तंत्र हो जाता है गंगा नदी तंत्र भारत का। अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है। इतने क्षेत्र में ये बहती है। अपवाह क्षेत्र में आपकी सहायक नदियां भी आ जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है इसे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है भाई, तो ये आपकी गंगा नदी हो जाती है। गंगा नदी की लंबाई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो 2525 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। वहीं आगे ध्यान रखेंगे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी हो जाती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे, और आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और ऐसे ही चीजों को आपको समझना है, यहाँ पर हम जियोग्राफी की बात नहीं कर रहे, ये तो एक छोटा सा पार्ट है जियोग्राफी का। पूरा जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, या अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसी तरीके से पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमारे एग्जाम विधि एप्लीकेशन पर भाई क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। और आप यहाँ पर कोई भी बैच, ठीक है, एसएससी का कोई भी बैच हो, रेलवे का हो आपका, चाहे आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो, उन सभी के बैच आपके ऑफर में कितने में मिल रहे हैं भाई, तो आपको ध्यान रखना है मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। और ये ऑफर कुछ ही समय के लिए सीमित है भाई। ठीक है, जहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। इसमें आपको क्लास नोट्स और डीपीपी मिलेंगी, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पीवाईक्यू, फुल मॉक टेस्ट, स्पेशल डाउट क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और प्रैक्टिस क्लास। साथ में ही सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स और जो भी ई बुक होती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे बैच के बारे में। यहाँ पर जाकर आप कोई भी बैच क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे हम बात करते हैं और चीजें हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए भारत में बहने वाली या भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है, तथा सबसे बड़ी नदी भी कौन सी हो जाती है भाई, गंगा ही हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया था 2008 में इसे क्या घोषित किया गया था, राष्ट्र नदी घोषित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, गंगा क्या है, भारत की राष्ट्र नदी है, नेशनल रिवर है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, देवप्रयाग एक स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलन के बाद इसे क्या कहा जाता है भाई, गंगा नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पंचप्रयाग में बताया था सबसे बड़ा प्रयाग था देवप्रयाग, और यहां से इसे गंगा नाम से जाना जाता है।
यही पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हरिद्वार से गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदानी भागों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी जो है आपकी मैदानी क्षेत्रों में कहां से प्रवेश करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा मैदानी क्षेत्रों में जो प्रवेश करती है भाई मेरे, वो आपके हरिद्वार से करती है। ठीक है, आगे ध्यान रखना है इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था 2525 किलोमीटर हमारी गंगा की लंबाई हो जाती है। और लंबाई के आधार पर या प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। चलो, मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में एक बैराज पड़ता है। क्या पड़ता है भाई, पश्चिम बंगाल में एक बैराज है जिसे आपका फरक्का बैराज कहा जाता है। ठीक है, और फरक्का बैराज से ये नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक को कहा जाता है हुगली, और ये जो हुगली है ये पश्चिम बंगाल में बहती है। और दूसरी होती है आपकी पद्मा, ये पद्मा आपकी कहां पर चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछे कि भाई गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है भाई, तो आपको ध्यान रखना है पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो गंगा नदी हमारी 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर, 5 राज्य, जिसमें पहला आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से ही गंगा नदी का क्या होता है दोस्त, उद्गम होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है, यह आपको ध्यान रखना है, 27 जिलों से होकर क्या बहती है, गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश, बिहार में जाती है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड, और झारखंड के बाद आपके पश्चिम बंगाल में चली जाती है। आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल में बहते हुए कहां पर चली जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर आपके स्थित हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है या कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से शहर हैं आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हरिद्वार, ठीक है, ऋषिकेश हो गया आपका, ऋषिकेश में आरती कितनी फेमस है गंगा नदी के किनारे। यहीं पर आपका कन्नौज हो जाता है उत्तर प्रदेश का, कानपुर हो जाता है, प्रयागराज हो जाता है, बनारस भी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, बक्सर हो जाता है आपका बिहार का, भागलपुर हो जाता है आपका, पटना हो जाता है, मुर्शिदाबाद हो जाता है, और फरक्का, ये सभी शहर आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारी कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ चीजें कौन कौन सी हमारी, देखो अब यहाँ पर आती हैं हमारी गंगा नदी की सहायक नदियां। ठीक है, और सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आप ध्यान रखना। देखो सहायक नदियां दो तरीके से होती हैं हमारी, कौन कौन सी होती हैं, जब हम बात करते हैं ना दोस्त सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो ये दो तरीके से होती हैं, एक होती हैं जो बाईं तरफ से मिलती हैं, और एक होती हैं जो दाईं तरफ से मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक होती है बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, और एक होती है दाईं तरफ से। ठीक है, चलो तो यहां पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ये साइड हो जाएगी हमारी बाईं तरफ वाली, ये साइड हो जाएगी हमारी बाईं, और ये हो जाएगी हमारी दाईं साइड। देखो यहाँ पर ये नदी आपको दिखाई देगी, ये हो जाती है रामगंगा नदी, और रामगंगा नदी गंगा में मिलने वाली, चाहे हम बात करें दाईं तरफ से चाहे हम बात करें बाईं तरफ से, सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हो जाती है, रामगंगा हो जाती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये गोमती आती है आपकी, यहां से गोमती नदी आती है भाई,
ये गोमती हो जाती है, नकलऊ इसी के किनारे स्थित है। घाघरा नदी हो जाती है, बागमती हो जाती है, कोसी नदी हो जाती है और महानंदा हो जाती है। तो महानंदा कौन सी हो जाती है? ये सबसे अंतिम हो जाती है बेटा, सबसे अंतिम हो जाती है सहायक नदियों में। और सबसे पहली पहली कौन सी हो जाती है? तो ये आपकी रामगंगा हो जाती है। अब हम बात करेंगे दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो ये आपकी दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? तो ये यमुना हो जाती है। यमुना की भी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल हो गई, सिंधु हो गई भाई आपकी, बेतवा हो गई आपकी, और ये आपकी केन हो गई। ठीक है। उसके बाद गंगा की सहायक नदी है दाईं तरफ से, टॉन्स हो जाती है, आपकी कर्ण कर्ण हो जाती है, यहाँ पर सोन नदी हो जाती है, और ये आपकी पुनपुन नदी हो जाती है। ठीक है। तो ये गंगा की क्या हो जाती हैं? सहायक नदियां हो जाती हैं। और सहायक नदियों से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। चल, तो यहां तक ये हमारा पूरा गंगा अपवाह तंत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से भाई समझा दिया है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमारी कौन कौन सी नदी हो जाती हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको रामगंगा बताई थी आपकी। यहाँ पर ये आपकी गोमती नदी हो जाती है जो कि फुलहर झील से निकलती है। यहाँ पर आपकी ये काली और कर्णपाली आती है, दोनों मिलकर क्या बन जाती हैं? घाघरा बन जाती हैं। यहाँ पर ये गंडक आती है, कोसी आ जाती है, ये आपकी दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा नदी। ठीक है। यहाँ पर ये आपकी यमुना नदी हो जाती है जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इस तरीके से मिलाकर ये हमारा क्या बन जाता है? पूरा गंगा नदी तंत्र बन जाता है। गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ पर अपना जल गिराती है, कैसे गंगा का निर्माण होता है, एक एक चीज सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब हमारे एक दो पॉइंट और रह जाते हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है। एक दो पॉइंट और हैं हमारे जो आपको ध्यान रखना। ठीक है। जैसे कि 2017 में 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा को जीवित प्राणी की संज्ञा दी। मतलब जिस तरीके से मनुष्य जीवित रहता है उसी तरीके से गंगा भी क्या है? एक जीवंत उदाहरण है हमारे भारत के लिए। ठीक है। ध्यान रखना, आपने देखा होगा जो आपका गंगा जल होता है ये कभी खराब नहीं होता, और जो हमारा साधारण जल होता है, जो हमारा साधारण पानी होता है, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसके पीछे थोड़ा सा कारण है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी शक्तियां हैं ये वो हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका गंगा जल है ना, ये खराब क्यों नहीं होता है? ठीक है। गंगा जल खराब नहीं होता है, इसके पीछे एक कारण है। इसमें एक वायरस पाया जाता है आपका बैक्टीरियोफेज। जिसके कारण इसका जल क्या नहीं होता? खराब नहीं होता। ठीक है। तो ये आज हमारा गंगा नदी तंत्र का टॉपिक था। इसी तरीके से आप और टॉपिकों के बारे में वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक का नाम लिख जाएं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, जियोग्राफी का हो, स्टैटिक का हो। उन सभी की क्लास में आपको कराता रहूंगा ऐसे ही, और डेली आपको ऐसे ही एक वीडियो मिला करेगी भाई। तो आप चाहते हो किसी बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक का नाम लिख जाएं और मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है। जो ज्यादा ऑप्शन होंगे, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे, उसी टॉपिक पर हम क्या कर देंगे? वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद सभी के लिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।